नमस्कार, जी मरुधरा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। तमाम खट्टी मीठी यादों, सियासी उतार चढ़ावों और तमाम बड़े सवालों को खुद में समेटे 2014 विदा ले रहा है। जी मरुधरा के चर्चित शो आज की बड़ी खबर में हमने हर उस मुद्दे को उठाया, हर उस सवाल पर बहस की जो आम आदमी से, देश और प्रदेश के अहम मसलों से बेहद करीब से जुड़ते रहे। हमने आपको आज की बड़ी खबर के कुछ अहम एपिसोड्स के चंद हिस्सों से एक बार फिर रूबरू करवाने की ठानी है, जिसने कहीं न कहीं अपना असर दर्शकों के बीच छोड़ा। बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का मुद्दा सुर्खियों में है। वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग जहां पहले उठती रही है, वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने महामना मालवीय को भारत रत्न देने की वकालत की थी। फैसला हुआ तो सभी सियासी दलों ने खुशी जताई, लेकिन अपने अपने सियासी कोटे को नहीं भूले और एक एक करके काशीराम, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की जरूरत बता डाली। वैसे इस सियासत का जनक कांग्रेस को माना जाता है। उसकी वजह नेहरू गांधी परिवार के सभी बड़े नेताओं को ये सम्मान मिलना है। नेहरू और इंदिरा जी को जहां 1955 और 1971 में जीवित रहते भारत रत्न से नवाजा गया, तो राजीव गांधी को 1991 में ये बात अलग है कि नेहरू के समकालीन सरदार पटेल को उनकी मौत के 31 साल बाद 1991 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मालवीय और अटल जी को सम्मान देने में काफी देरी हुई, और सवाल यह भी है कि हम अपने नायकों का सम्मान सर्वसम्मति से क्यों नहीं कर सकते? क्यों इस पर राजनीति होती है? क्यों इस सारे मामले को राजनीति में उछाला जाता है? क्यों ये सियासत का मुद्दा बनता है? और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान सियासत के चक्रव्यूह में ही फंसा रहेगा, कभी बाहर नहीं आ पाएगा? भारत सरकार ने दो पुरोधाओं को जन्मदिन से पहले बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के तौर पर दिया है। जिन लोगों को सम्मान दिया गया है, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय हैं। इत्तेफाक से दोनों का जन्मदिन 25 दिसंबर है। जाहिर है दुनिया के लिए तो बड़ा दिन है ही, अब भारत के लिए भी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न का, उनको दिया गया है। दोनों नेताओं को भारत रत्न का ऐलान होते ही प्रतिक्रियाओं के ढेर लग गए। बीजेपी के नेताओं ने फैसले को सही बताते हुए स्वागत किया है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय किया है। भारत सरकार को धन्यवाद देते के सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय किया है। भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो चीज इतने दिन से कर लेना चाहिए था, आज उन्होंने ये दिया है। बहुत अच्छी बात है। बीजेपी नेताओं की खुशी के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीएसपी जहां कांशीराम का नाम उछाल रही है, तो एसपी राम मनोहर लोहिया और तो और जेडीयू चौधरी चरण सिंह का नाम लेने पर उतर आई है। वैसे सियासत में ये नया चलन नहीं है। इससे पहले भी जब सचिन तेंदुलकर का नाम उछला था, तो नियमों में बदलाव के साथ ही सबसे पहले मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने की बात की गई, पर सारे विरोधों को नजरअंदाज करके सचिन को ही ये सम्मान दिया गया। पर आज जब बात अटल जी की है तो खुश सब हैं, लेकिन अपने अपने नाम लेना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस देश के अंदर राजनेताओं से लेकर के खिलाड़ी और खिलाड़ी से लेकर फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, सभी लोग भारत रत्न से नवाजे गए और हर बार जब भी घोषणा हुई कुछ न कुछ विवाद उठता रहा, विशेष तौर पर पिछले 2 दशक में। चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं ओंकार सिंह लखावत साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान सरकार के अंदर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं नटवर सिंह जी जुड़ने वाले हैं, जो कि पूर्व विदेश मंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और अटल जी और सब लोगों के समकालीन है, उनके साथ काम किया है। मेरे साथ राजीव अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और चौथे मेहमान है जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विचारक विश्लेषक ओम सैनी जी। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा ओंकार सिंह जी लखावत साहब के साथ में। लखावत साहब, पार्टी की डिमांड थी और स्वाभाविक तौर पर एक देश की पसंद भी थी कि अटल जी इस देश के भारत रत्न बनने चाहिए। ठीक है, राजनीति होती रही, बातें निकलती रही, अब आपके पास मौका था, आपने उनको भारत रत्न दिया और मोदी जी ने अपने निर्वाचन स्थली के नायक, वाराणसी के नायक मदन मोहन मालवीय साहब को भारत रत्न के लिए नवाजा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पुरुषोत्तम जी, वाजपेयी जी का सम्मान करना और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देना, ये भारत का सम्मान है, ये भारतीयता का सम्मान है, भारत की जीवन पद्धति का सम्मान है, भारत के संसदीय जो हमारी शैली रही है, हमारी संसदीय कार्य पद्धति रही है, संसदीय प्रणाली रही है, ये उसका सम्मान है। वाजपेयी जी उसके प्रतीक हैं। वाजपेयी जी ने 5 दशक से अधिक इस भारत की संसद के अंदर देश का प्रतिनिधित्व किया है, विदेशों में प्रतिनिधित्व किया है, प्रधानमंत्री के नाते किया है, प्रतिपक्ष के नाते किया है और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सुचिता और जो भारतीय मूल्य है, उन मूल्यों को एक सतत आगे बढ़ाने के नाते काम किया है। इसी प्रकार मालवीय जी ने भी तो एक पुरानी पीढ़ी और प्राचीन भारत और आज का भारत, इन दोनों के बीच में सामंजस्य करने का, आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जाकर के हम देखें तो हमको लगता है कि वहां भारत को देखा जा सकता है और उन मूल्यों के लिए उन्होंने उस समय जब ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर और जब मेकाले की शिक्षा देने का काम किया जा रहा था, उस समय उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसलिए ये बिल्कुल सही निर्णय है, देरी से दिया गया। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार का सम्मान केवल लगता है कि देर हो गई, से ऊपर लगता है कि देर है, उनके योगदान के लिए होता है, समय नहीं लगना चाहिए, जाना जाता है। सैनी जी, इस समय ये सारे विषय कहीं न कहीं को लेकर मेरे इतना विवाद क्यों होने लगा है? क्यों इस देश को सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित करने में 31 साल लगे और क्यों ये सवाल बार बार उठ करके आता है कि क्या सरदार पटेल के पहले राजीव जी को सम्मान मिलना चाहिए? उन पर सवाल नहीं हो सकता, इंदिरा जी की शहादत और राजीव जी की शहादत पर सवाल नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये राजनीति का शिकार थे? देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो एक कांग्रेस पार्टी थी और स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसका स्वरूप दूसरा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जिस तरह का शासन इस देश में रहा उसके रुझान बदल गए और भारतीय राजनीति को अलग अलग निगाहों से देखा जाने लगा, मध्यम मार्गी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट यूं करके। ऐसी स्थिति में ये जो 2 युग पुरुष हमारे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बहुत बड़े हामी रहे। एक गुरु गोलवलकर के रास्ते से आए और दूसरे गांधी जी के रास्ते से आए। दोनों का रुझान एक सा है, उनको दोनों का चलना भी एक सा रहा। दोनों समाजवाद के उस तरीके के हामी नहीं रहे जिस तरीके के पंडित नेहरू रहे या इंदिरा जी रही या सब कुछ रहा, लेकिन उनका अपना कंट्रीब्यूशन था। उस जमाने में जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, कोई सोच नहीं रहा था, उस वक्त मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर सम्मेलन किए, औद्योगिक सम्मेलन किए। मेरे साथ में नटवर सिंह जी जुड़ गए, वरिष्ठ नेता हैं, इस देश की विदेश नीति के एक तरीके से चाणक्य कहे जाते रहे और अटल जी के साथ उनका एक अच्छा अनुभव रहा है, समकालीन नेता माने जाते हैं। नटवर सिंह जी, स्वागत है आपका जी मरुदरा के ऊपर। आज देश की सरकार ने घोषणा करी है कि उनके जन्मदिन पर एक तोहफा अटल जी को मिल रहा है। मैं पहले तो आपके संस्मरण उनके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप रहे हैं, कैसा अनुभव उनका एक विपक्ष के तौर पे आपका रहा और क्या ये पुरस्कार देने में, ये सम्मान देने में इस देश की सरकारों ने देरी करी है? देरी करी है, इनको मिल जाना चाहिए था 15 साल पहले, 20 साल पहले, क्योंकि ये कोई मामूली हस्ती थोड़ी है। एक ये लीडर तो थे, मगर देखिए दुनिया में 200 प्रधानमंत्री हैं, मगर अटल बिहारी वाजपेयी तो एक ही है। और जो उनका जो उनकी एलोक्वेंस थी, जो भाषण देते थे या पार्लियामेंट में या वहाँ मीटिंगों में, गजब का भाषण देते थे, लोग आकर्षित होते थे, ऑडियंस इनके मुट्ठी के हाथ में आ जाती थी।
एक जो राजनीतिक अस्पष्टता की जो स्थिति है वो मनो क्यों बनी रहती है, क्यों सवालों में आता है? क्यों 31 साल आपको सरदार पटेल को सम्मान देने में 31 साल क्यों लग गए? क्यों नहीं अटल जी का नाम आपको ध्यान आता है? ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर इस देश की आजादी की बात का इतिहास देखा जाए तो 17 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे और फिर इंदिरा जी ने लगभग इतने सालों तक प्रधानमंत्री रही। इन दोनों ने इस देश का जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या आस पड़ोस के मुल्कों के साथ जो भी संबंध है, नहीं इसीलिए कह रहा हूँ, तो जब इस परिवार समकक्ष और उतने ही महत्वपूर्ण लोग हैं, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या राजीव जी को सम्मान देते वक्त ध्यान आया सरदार पटेल का? उसी 91 में दिया उनको सम्मान। मैं वही कह रहा हूँ, जब उनको सम्मान देना था तो आपको पटेल का सरदार पटेल का ध्यान आता है। देखिए, अब फिर लोग कहेंगे कि पटेल बहुत बड़े नेता थे और भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे, मनमोहन मालवीय के साथ के भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, राजनीति की चर्चा हो सकती है, राजनीति में सारी संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन आज इस देश ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है क्योंकि उन दो लोगों को सम्मानित किया है जो कि वास्तव में सम्मान का प्रतीक थे। देख परख के कूट कूट के निखरे तो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, तीखा लाल। हम सपना सच करते हैं, धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। हम सपना सच करते हैं। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की गिनती कभी देश के प्रतिष्ठित आयोगों में होती थी, लेकिन 2012 के आरएएस प्री पर्चा लीक कांड ने न सिर्फ आरपीएससी की छवि को धूमिल किया, बल्कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष हबीब खान गौरान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। गौरान गाथा के गहराते राज, बेटी को जज बनाने के लिए हबीब खान गौरान की गंदी बात, प्रिंटिंग प्रेस से निकाला आरजीएस का पेपर, एसओजी के पास चोरी के पुख्ता सबूत। लेकिन बड़ा सवाल, कब हाथ में आएगा हबीब खान? राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार आयोग के एक पूर्व चेयरमैन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं। आरएएस परीक्षा के लीक हुए पर्चा कांड के तार आरजीएस तक जहां पहुंचेंगे, इसका अंदाजा एसओजी की टीम को भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ रही है, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हबीब खान गौरान के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। आरएएस पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हबीब खान गौरान ने आरपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा भले ही दे दिया, लेकिन अब गौरान सीधे तौर पर अब ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां कभी भी कानून का शिकंजा गौरान की गिरेबान तक पहुंच सकता है। गौरान पर आरजीएस परीक्षा का पर्चा चुराने का आरोप, बेटी को आरजीएस बनाने के लिए चुराया पर्चा, खुद प्रिंटिंग प्रेस में जाकर पेपर की चोरी की। आरएएस पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि 21, 22, 23 और 24 मार्च 2013 को आयोजित हुई आरजीएस परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र हबीब खान गौरान ने चोरी किया था। मार्च 2013 में हुई आरजीएस परीक्षा में गौरान की बेटी ने 10वीं रैंक हासिल की थी।
एसओजी सूत्रों के मुताबिक गौराण ने बेटी को न्यायिक अफसर बनाने के लिए न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि अहमदाबाद की सूर्य ऑफसेट एंड सिक्योरिटी प्रिंटर्स में जाकर आरजेएस मुख्य परीक्षा का पर्चा चोरी किया था। आरएएस प्री परीक्षा पेपर लीक कांड में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में गौराण की इस गंदी बात का खुलासा किया है। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबी शर्मा जी, मैं आपके पास में आता हूं। जब आपने इस परीक्षा को पास किया था, प्रतिष्ठित परीक्षा रही होगी, आप प्रशासनिक सेवाओं में आए, कितनी तैयारी आपने की थी? जब मैं यहाँ पे जयपुर सिटी में पोस्टेड था 97 में भी इस तरीके से आरएस के सारे पेपर्स लीक हुए थे और उसमें भी वही प्रिंटिंग प्रेस से निकला था और ज्यादातर ये इनका पेपर्स का है, ये प्रिंटिंग प्रेस से चाहे कोई भी जाके लेके आए, इसका इन्वेस्टिगेशन से ही आता है। जब चेयरमैन ही जाके वहाँ लाए तो उसके अंदर तो कोई फिर दूसरा कहेगा ही क्या। और इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जब खबर बाहर आई होगी, जो बच्चे गांव से सपना लेकर के निकलते हैं आईएएस, आईपीएस, आरएएस बनने का, उनके मनोविज्ञान पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये मूलभूत सवाल है साहब। नहीं, बच्चों के भी उसमें फर्क पड़ेगा और पूरे समाज के अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चलिए, शर्मा साहब ने एक आधार तैयार कर दिया इस बहस का कि पूरे समाज पर सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरह से कोई इतनी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मेरे साथ हैं। अमीन पठान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों एक एस्केप रूट देने की तैयारी की गई? चाहे एसीबी हो चाहे एसओजी हो, जांच कर रही है। हाँ। और पहले जो प्री आरएएस के जो पर्चे लीक का जो मामला हुआ था, उसके अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई भी थी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार है, इसकी तरफ से अगर कहीं भी लगेगा, चाहे एसओजी को लगे या एसीबी को लगे कि कोई भी इसके अंदर आरोपी है, चाहे गौरान साहब हो या और अधिकारी, अभी भी पठान साहब आपको लगता है कि ऐसा लगने की जरूरत है इतना सब कुछ सामने आने के बाद? ये सब जो जांच के अंदर ये जो सामने आया है, न्यायालय के अंदर भी ये लंबित है मामला। जो भी आरोपी है, चाहे गौरान साहब हो या कोई भी हो, तो उनको निश्चित तौर पे गिरफ्तारी भी होगी और उनको सजा भी मिलेगी। क्योंकि जितने इनोसेंट जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो गाँव से सपने लेके आते हैं, आप भी कह रहे थे, अभी सर भी कह रहे थे, तो उनके सपने टूटते हैं क्योंकि वो मेहनत करके पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर तैयारी करके वो लोग आते हैं। उनका एक गोल होता है कि मैं आरजेएस में सिलेक्ट हूं, मैं आरएएस में सिलेक्ट हूं, आरपीएस बनूं। और इस तरह के जो बायस होके या पर्चा चुरा के जो भी अधिकारी है या वहां पे चेयरमैन है या मेंबर अगर ऐसी हरकत करते हैं, तो इससे पूरी आरपीएससी और पूरा हमारा राजस्थान यही नहीं पता है ना पठान साहब कि अभी तो हबीब गौराण है कहाँ, ये तक पता नहीं। आपने तो इतना रास्ता दे दिया उनको कि वो गायब हो गए। नहीं, उस वक्त जो है जो मामला था, जब उनके ऊपर पूरे आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे, सिर्फ जिन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुए थे उन लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार भी किया था। और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बच्ची का मामला आया कि आरजेएस के जो पेपर उन्होंने कॉपी किए वहां जाके, तो एसएजी को लगेगा तो निश्चित तौर पे गिरफ्तार करेगा। लग तो रहा है। इस बीच जरा दिनेश यादव साहब के पास भी चलते हैं। दिनेश यादव साहब, एक ऐसे आदमी को आपने आरपीएससी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जिसके ऊपर इस खुलासे के बाद, इतने खुलासों के बाद में यकीन करना मुश्किल है। और जब कार्रवाई की बात चल रही थी तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि क्यों एक संवैधानिक पद के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं और जांच में अगर वो सच पाई जाती हैं तो ये आलोचना करना के लायक है। कांग्रेस इसकी आलोचना करेगी और ये बिल्कुल सही बात है कि आरपीएससी में पूरे राजस्थान का नौजवान है, वो गरीब भी है, किसान भी है, अल्पसंख्यक भी है, एससी एसटी भी है, सबका अपना सपना होता है। वो चाहता है कि निष्पक्ष रूप से सारे एग्जामिनेशंस होने चाहिए और उनको उनकी मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए। तो कांग्रेस इस बात को उस पर सहमत है कि आरपीएससी को या जो भी एजेंसी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं उन सबको निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। अब रही बात ये जो आरोप लगाया, इस पोस्ट पर बिठाया, इस पोस्ट पर, इस संवैधानिक पद पर बिठाया तो गहलोत साहब ने था ना, आपकी तरफ से ही बिठाया गया था। कि अब देखिए, सरकार कोई भी होती है तो और इन पदों के ऊपर सरकार के द्वारा ही बिठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो बिठाएंगे, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने नॉमिनेट किया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने अच्छे काम करने के लिए नॉमिनेट किया था
निष्पक्ष रहने के लिए नॉमिनेट किया था। सीधा आरोप आपके ऊपर है, गुलाम नबी आजाद का नाम लिया गया है, गहलोत का नाम लिया गया है, सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बचाने की कोशिश करते रहे। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है कि बचाने की कोशिश करते रहे। सवाल ये है कि तब तक गौरांग के ऊपर, गौरांग एक संवैधानिक पद पे थे और गौरांग के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। तो जब तक कोई जांच में कोई आरोप नहीं बनता है तब तक किसी को बचाना और ना बचाने की तो बात ही नहीं होती है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और गुलाम नबी आजाद जिनके पास चार्ज था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम कर रही है वसुंधरा सरकार। इसका क्या मायने निकाले हम? भाई तब तक गौरांग जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो आपकी किसी की माथे पे तो लिखा हुआ होता नहीं है। तो उस समय के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। और देखिए राहुल जी, कुल मिलाकर के इसको सियासी रंग देना भी नहीं चाहिए, ये कानून पे छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अब सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो फेल होती जा रही है। तो अब ये इस तरह की बातों को उछाल ठीक है यादव साहब, ये मुद्दे से बिल्कुल हटी हुई बात है। मैं आपको राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका। पठान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए। शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के कहना और यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, ये सियासत से बहुत आगे की बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ताकि विश्वास उन बच्चों में कायम हो पाए जो सपने लेकर पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप की पैसों को लगाकर उनके सपने पूरे हो पाए। वन 134A 1 by 1 एक्शन। एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। शहर की सरकार चुनने की इस कवायद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के सामने वापसी की चुनौती है, तो सत्ताधारी पार्टी के सामने अपना जनाधार बरकरार रखना। लखावत साहब मैं आपके पास आता हूं, सबसे पहले आपसे सवाल ले लूं, क्या ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है जो बीजेपी लड़ रही है, ये सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, प्रदेश सरकार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गांव गली मोहल्ले, डगर डगर, नगर नगर, ढाणी ढाणी, गांव गांव तक पार्टी का व्यापकता बढ़ी हुई है, और इसलिए निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। आम जनता ने फैसला किया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार, राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार, वार्ड और मोहल्ले में विकास करना होगा, धन लाना होगा, तो भैया वहीं से आने वाला है जहां से सरकार होनी है। ये इन खचरियावाद जी या कांग्रेस के किसी नेता के बेखावे में आम जनता नहीं आने वाली है कि साहब भाजपा को हराओ और विकास करा लो। विकास हाय हाय करना हो, हाय हाय से बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है राज्य की जनता को, और अब विकास की गंगा बहने वाली है। गांव गली में जो आधारभूत ढांचा है उसको विकास करने वाले हैं हम। वार्ड स्तर के विकास की योजना बनाएंगे, उसकी परियोजना बनाने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि इस आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान का कायाकल्प होगा। कोई गली मोहल्ला सड़क और ऐसा वार्ड नहीं होगा कि जहां के नागरिक को आधारभूत सुविधाएं न मिले, चाहे बिजली से जुड़ा विषय होगा, चाहे पानी से जुड़ा विषय होगा, चाहे स्वच्छता से विकास वाला होगा, चाहे सड़क से जुड़ा हुआ विषय होगा, चाहे सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय होगा, चाहे वहां की जो नगर निकाय द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उसके संबंध में होगा। हम कह रहे हैं विश्व स्तरीय जितनी सुविधाएं, इन्होंने तो नारा लगाया था हम वर्ल्ड क्लास जयपुर बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास अजमेर बनाएंगे। खंडेला साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मानचंद खंडेला राजनीतिक विश्लेषक। खंडेला साहब मैं आपके पास में आता हूं,
क्या बीजेपी के लिए ये समझा जाए कि ये प्रदेश सरकार के तौर पर ये निकाय चुनाव एक रेफरेंडम के लिए है? वसुंधरा सरकार ने कितना काम किया उस पर मार्क्स जनता देने वाली है। मोदी जी के नाम पर जितने वोट मिलने थे मिल गए, अब वसुंधरा जी के काम पर वोट मिलने हैं। देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि ये रेफरेंडम अगर है तो वह काम के लिए है, काम के लिए नहीं है। क्योंकि सुरक्षा की बात अभी लखाव साहब कह रहे थे, बिल्कुल चौपट है। गंदगी की बात आप कह रहे थे, बिल्कुल गंदगी हो रही है। पानी की आप कह रहे हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सारी बातें। तो मैं कह रहा हूं काम के लिए वास्तव में रेफरेंडम अगर है तो। लेकिन सबसे बड़ा जो अफसोस वाली बात है, जब हम पार्लियामेंट की या जो है डेमोक्रेसी की बात करते हैं, विपक्ष की बात खातिर साहब कह रहे थे, लेकिन वो तो ये सशक्त नहीं हो रहे हैं। पायलट साहब कुछ कह रहे हैं, गिरिजा जी कुछ कह रही हैं, जोशी जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लोढ़ा साहब जो कह के चले गए हैं, और जो पदाधिकारी है पार्टी के वो जो है बिल्कुल शांत बैठे हैं। जो सरकार में थे वो कुछ बोलने की स्थिति में है। टिकट जो है वितरण किस प्रकार किया, और यही हालत जो है बीजेपी की रही है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि वास्तव में केवल बातों की बात करने से कुछ नहीं होता। 12 महीने तक क्या किया। अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तब आप कहते थे कड़ी से कड़ी जोड़ो, और अब बीजेपी की कड़ी से कड़ी जुड़ रही है तो आप कहते हो कि नहीं, बीजेपी निरंकुश हो जाएगी। देखिए, हमको पूरा विश्वास था कि राजस्थान की जो सरकार है वो स्थानीय निकाय के अगर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को मिलेगा। लेकिन पिछले 11-12 महीने का जो राजस्थान के अंदर जो सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें जनता को विश्वास हो गया है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन घोषणा पत्र की बात करी जाती थी, जिन विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ा गया था, उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हो पाई है। प्रायोजक